नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बागी बलिया और आप सुन रहे हैं एपिसोड 5। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। नया सत्र शुरू हुए 4 महीने गुजर चुके थे। अध्यक्ष तथा अन्य पदों के प्रत्याशी महाविद्यालय में छात्रों में अपनी पैठ बनाने में लग गए थे। नए नियम के अनुसार क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 75% हाजिरी की बाध्यता भी थी, इसीलिए प्रत्याशी क्लास में भी नजर आते और अपनी सेवा प्रस्तुति करते रहते थे। कॉलेज में झुन्नू भैया के प्रभाव के कारण तो अब अनुपम की स्थिति अच्छी बन ही रही थी। साथ ही एक बात और थी, उसके पक्ष में जा रही थी। वो ये कि जिले के जिस क्षेत्र से वो आता था, उधर के छात्रों की संख्या भी अधिक थी। छात्रों के इस बड़े हिस्से का झुकाव ही संजय की चिंता का एक कारण था। ये वर्ग किसी भी प्रकार से संजय के हिस्से नहीं आ पा रहा था। इसी बाबत बात करने वो आज कार्यालय आया था। रफीक पहले से ही कार्यालय में बैठा अखबार पढ़ रहा था। संजय ने भीतर घुसते ही पूछा, क्या पढ़ रहे हो मियाँ? अखबार। रफीक ने छोटा सा जवाब दिया। जिले का क्या हाल है सरकार? संजय ने फिर पूछा। बेटी को बेहोश कर पिता के साथ दुराचार, रफीक ने अखबार पढ़ने के सटीक लहजे में कहा। जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं नेता। लिखा है, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रीत पिता और पुत्री देर रात ट्रेन से उतरे और सुखपुरा जाने के लिए टेम्पो स्टैंड की ओर बढ़े। देर रात में कोई टेम्पो न होने के कारण उन्होंने रेलवे स्टेशन पर मौजूद पान दुकान पर खड़े लोगों से टैक्सी की बाबत पूछा। सूत्रों के अनुसार वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने उन्हें बहलाकर गलत रास्ता बता दिया। वहां पहुंचने पर जब कोई गाड़ी ना दिखी और पिता पुत्री मुड़ने को हुए कि अचानक ही सिर पर हुए एक तेज प्रहार से लड़की बेहोश होकर कीचड़ में गिर पड़ी। सरकारी अस्पताल में होश आने पर उसने पूछा कि मुझे क्या हुआ है। जवाब मिला, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, जो होना था आपके पिताजी के साथ हो गया। और यह हंसने की बात है। संजय ने हंसते हुए ही कहा, बात तो रोने की है नेता, लेकिन करोगे क्या? जिला ऐसे ही 52 वीरों से भरा पड़ा है। खैर तुम जिला छोड़ो, महाविद्यालय पर ध्यान लगाओ। अनुपम राय कहाँ जोर लगा रहा है आजकल? रफीक ने पूछा। दया छपरा उसका अपना गांव है और 500-600 लड़कों के एक मुश्त वोट है, संजय ने कहा। आय हाय 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 हाय, क्या नाम ले लिया नेता। बड़ी सुंदर लड़की होती है सब दया छपरा की। छलावा एकदम। सुनो मियाँ, संजय बात को भटकाने से बचाना चाह रहा था। अरे मेरी सुनो पहले, बाबू साहब गणेशी राय की बेटी की शादी थी। हल्ला उठा कि गंगा पार से चांद बिजली का नाच आ रहा है और ये भी कि चांद बिजली के कंधे पर तिल है। अब तिल तो उसी को दिखेगा जो नाच में एकदम आगे बैठेगा। बस हम एकदम झक दोपहर में गाड़ी उठाए और 3 बजे पहुंचकर सीट ले लिए कि अब दिखेगा कांधे का तिल। तो दिखा तिल, संजय ने अनमने से ही पूछा। लोढ़ा दिखा। बाबू साहब कर दिए चिरकुटाई। चांद बिजली एंड कंपनी को सट्टा का एडवांस पैसा नहीं मिला। अब एन मौका पर चांद बिजली का प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो बाबू साहब वीडियो की का व्यवस्था लगा दिए। अब बताओ भला, 30 किलोमीटर गाड़ी चला के हम दूध का कर्ज देखने गए थे, रफीक ने एक सांस में कहा। कहना क्या चाहते हो मियाँ? पटाक्षेप करो जल्दी। सुन लो नेता, बहुत कराहनीय कहानी है। हाँ, तो जब वीडियो का सुने तो झरक के भूसा हो गए। उठे और चल दिए। वहां से उठ के बांध पर तो आए। भूख लग गया। लौंग लता दिखा गरम गरम, एक एक पीस लेके अभी मुंह में लगाए ही थे कि सामने से सरस्वती जी दिखाई पड़ी। कौन? संजय ने पूछा। सरस्वती जी वे। सरस्वती जी, किताब कॉपी का पांव पड़ जाने पर जिनसे माफी नहीं मांगते हैं वो, वही। अच्छा सरस्वती जी, संजय ने हाँ समझते हुए कहा। हाँ, दया छपरा इंटर कॉलेज का कोई कार्यक्रम था, उसी में भाग ली थी। लाल पाड़ वाली सफेद साड़ी, माथे पर धनुष बनाती सफेद काली बिंदिया यहां से वहां तक, होठ लाली अलग, चेहरे पर 3 पसेरी पाउडर। क्या कहे नेता, हम लोग लता हाथ में लिए देखते रह गए। सारा चाशनी सदरी पर गिर गया, अल्लाह कसम। फिर क्या, दुकान पर रुकी और चाय वाली शीशे के गिलास में पानी भर के पीने लगी। क्या कहे नेता, गिलास शीशे की थी कि उसकी गर्दन, हम बता नहीं सकते हैं। इतना साफ कि पानी को हलक में उतरते देख भी लो। रफीक बताते हुए शून्य में चला गया। कितना लफादी फेंकोगे मियाँ? काम की बात करो ना, संजय ने कहा। हाँ, तो जब पानी पी के जाने लगी तो जुदाई का पल आ गया, हमसे रहा नहीं गया, बोल दिए। रफीक ने बात पूरी की। क्या? संजय ने आश्चर्य से पूछा। कहें कि लौंग लता वे खा ही लेती।
भाग तेरी छोकर। संजय पेन कॉपी रख कर हंसने लगा। हंस रहे हो नेता? उसके बाद जो हुआ ना वो किसी को आज तक नहीं बताएं क्या हुआ। जैसे ही बोले तो लगी रोने। अब सोचो कि देश में लड़की रो दे तो फिर क्या होगा, क्या होगा? संजय ने जानते हुए फिर पूछा। भूसा भर दिया जाएगा, भूसा। इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा, क्या बताएं? अब बता भी दो, संजय ने पूछा। बोरा में डाल के हमको जो मारा है सब, जो मारा है सब नेता, कि हिंदुओं से नफरत हो गया है। अबे रुको साले, ऐसे हंसाता है कोई? संजय को बात सुनकर हंसी का दौरा आ गया था। हंस ले, हंस ले, हंस ले नेताराम। हंस ले के घर बसेला। हंस ले। ऐसा काम करोगे जिला तो पिटाओगे नहीं। अरे तो ऐसे मारेगा। हम लोग भी मारपीट किए हैं। तरीका होता है मारने का। कल को ब्याह निकाह होना है, ऐसा क्या कि कहीं मार दोगे? साला वो हलवाई नहीं, बलवाई था। ऐसी ऐसी जगह मारा था कि आज तक लाइट जला के सोते हैं नेता। अंधेरा होते ही बोरा दिखने लगता है। भाग हरामी, चुप करो। अरे सही बे, गंगा जी में डालने का प्लान था हिंदुओं का। वो तो अल्लाह उम्र दराज करे। बुढ़ऊ का जो नाम पूछ लिए। हम बताए नाम तो बबुआ फुसफुसाए कि मर गया तो दंगा हो जाएगा। ऐसा करो ढाला पर फेंक दो। फेंक दिए सब हमको ढाला पर। बचा लिया बबुआ। रफीक ने दोनों तर्जनी से आंख मलते हुए कहा। हंसते हंसते संजय की आंखों से पानी निकल गया था। उसने खुद को रोका और फिर पूछा, और बोरा से कैसे निकले? मोदी जी निकाले। मतलब मोदी जी आए थे बोरा खोलने? नहीं बे, नोटबंदी याद है? हाँ, वो भूलने की चीज है। हाँ, तो नोटबंदी पूरे सवाब पर थी। भाई लोग को लगा कि बोरा भर के नोट फेंका गया है कोई। खोल दिया सब। रफीक ने बाल खुजलाते हुए कहा। बताओ साला, धोखा हो गया। बोरा खोला, निकला था रुपया, निकल गया मियाँ। संजय ने हंसी के मारे आंख पोंछते हुए कहा। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है। और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। दया छपरा खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है मर्दे, रफीक ने कहा। और एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, संजय ने ठहर ठहर कर हंसते हुए कहा। क्या? वहां का वोट एक मुश्त गिरता है। इस बात से परे कि किसका टेम्पो है, गांव का प्रत्याशी है तो उसी को पड़ेगा। और अनुपम राय दया छपरा का है, रफीक ने पानी पीते हुए कहा। पढ़ाई लिखाई तो सोनभद्र से किया है, लेकिन है दया छपरा का ही, संजय ने कहा। रफीक ने कुछ देर हथेली पर ठोड़ी टिकाकर सोचा और फिर नसीम को आवाज देकर बुलाया। नसीम, जो कि बाहर आईडी कार्ड पर फोटो चिपकाने में व्यस्त था, एक ही आवाज पर चलाया। उसके साथ साथ बिरजू भी घुस आया। नसीम मियाँ, ऐसा करो, इसको उठाओ और हमारे गांव लेके आओ। रफीक ने नसीम से कहा। मियाँ, ये अगुवाई ना करो। हमको इसे चुनाव नहीं लड़ना है, संजय ने बीच में ही कहा। हम भी देखना चाहते हैं नेता। हम लड़के को देखकर उस लड़के को देखकर हमको लगा कि लड़का नरम दाना है। थोड़े से निराई गुड़ाई कटाई पिटाई से अगर बैठ सकता है तो हर्ज क्या है, चांस लेके देखते हैं, रफीक ने कहा। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे दरअसल ये बात पसंद नहीं आई, मगर फिर भी वो चुप ही रहा। रफीक ने अब नसीम की तरफ अग्निय आंखों से देखा। नसीम और बिरजू रफीक के कहने के बाद भी जब खड़े रहे तो रफीक ने अब चिल्लाकर कहा। शक संवत के हिसाब से निकालोगे कि हिजरी संवत के हिसाब से? नहीं भैया, वो बात नहीं है, नसीम ने थोड़े संकोच से कहा। फिर? अपना कट्टा दीजिए ना। बिरजू मोटरसाइकिल चलाएगा, छोकरे को बहाने से पीछे बैठाएंगे, फिर हम पीछे से जबरी बैठ के कट्टा सटा देंगे तो चुपचाप आ जाएगा। सांस भी नहीं लेगा कसम से, नसीम ने एक सांस में कहा। साले वो पढ़े लिखे वाला लड़का है, सोनभद्र से आया है। गांव बस वोट मांगने जितना देखा है। तुम्हारे जैसा ऐतिहासिक नामजद नहीं है कि उसको कट्टा का गोलाई और मोटाई मालूम होगा। पीछे से कलम डंडा सकरकंडा कुछ भी सटा देना, लड़का मौन व्रत ले लेगा। नसीम भाई को बोलिए कि अगर ये मोटरसाइकिल चला लेंगे तो हम पीछे बैठ जाते हैं, कुछ और सटा देंगे, चिहुक जाएगा। निमोछिया लौंडा, बिरजू ने खिखियाते हुए कहा। बाक साला सब, जाओ और लड़के को लेकर गांव पर मिलो। रफीक ने भी हंसते हुए ही कहा। संजय बहरहाल फोन पर किसी से बातें करते हुए सबसे
पहले निकल गया। सुरहा ताल बलिया जिले के सुदूर पश्चिम में स्थित गंगा के छाड़न से बनी झील। अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पक्षियों को खींच लाती है और प्रतिकूल परिस्थितियां प्रेमियों को। शहर के जानकार, खोजी और चुगलखोर आंखों से दूर प्रेमी युगल पक्षियों को देखते हुए झील किनारे बैठकर प्रेम बतियाते हैं। मगर अक्सर हाँ, ये भी होता है कि सुकून जिन नजरों से बचने वे यहाँ आते हैं, वो नजरें उन पर नजर रखी होती है। अनुपम राय आज इसी का शिकार हुआ था। बिरजू और नसीम उसी की तलाश में पहुंचे ही थे कि रफीक का फोन आया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो? रफीक ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम रफीक भाई। सुरहाताल में है। साले तुम लोग को एक काम दिया और तुम पिकनिक मना रहे हो। पिकनिक कहाँ नसीम भाई? पिकनिक कहाँ नसीब में है भैया? काम ही कर रहे हैं। अनुपम बाबू यहीं आए हैं। अच्छा क्या कर रहा है वहाँ? रफीक ने पूछा, जिसका कोई जवाब नसीम ने फौरन नहीं दिया। अनुपम जो कर रहा था वो बता पाना नसीम के लिए मुश्किल था। जवाब न पाकर रफीक ने फिर पूछा, मोबाइल में पैसा लगता है भाई। गुणागणित बंद बाद में करना, जल्दी बोलो। लड़का क्या कर रहा है वहाँ? कैसे कहे? नसीम ने भुनभुनाते हुए अपनी मजबूरी जाहिर की। मुंह के अलावा कहीं और से भी कर सकते हो क्या? तो कह दो, रफी ने जल्लाते हुए कहा। अब जवाब देना नसीम की मजबूरी थी। उसने मोबाइल के स्पीकर को दूर करते हुए बिरजू से पूछा, अबे चुम्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या हुआ? बिरजू ने पूछा। भैया पूछ रहे हैं कि लड़का क्या कर रहा है। चुम्मा कितना घटिया लगेगा कहने में। कुछ और बताओ, नसीम ने पूछा। चुंबन, चुंबन बोल दो, बिरजू ने सीख दी। भाग बे, हिंदी नहीं बुझाता है उनको, संस्कृत कहाँ से बुझाएगा? नसीम ने डपटा। पप्पी, पप्पी बोल दो फिर, बिरजू ने ज्ञान दिया। हाँ हेलो भैया, हाँ भैया, पप्पी ले रहा है सरवा। नसीम ने फौरन ही मोबाइल कान पर लगाते हुए कहा। पप्पी? लड़की भी है क्या साथ में? रफीक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ हाँ, तो लड़का को पप्पी लेना अभी बलिया तक नहीं आया भैया। कहते कहते ही नसीम बंदर की तरह हंस उठा। खिखियाओ कम और फोन बिरजू को दो, रफीक ने नसीम से कहा। नसीम ने फौरन फोन बिरजू को पकड़ा दिया। रफीक ने प्रणाम पाती के बाद काम की बात बिरजू से कही। सुनो, लड़का लड़की सुरहा ताल में मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि लड़की साथ नहीं लौटेगी। लड़की को निकल जाने दो, जब चली जाए तो दबोच लो इसको और सीधा ईंट भट्ठे पर लेकर आओ। आम बागन होकर खेत वाला रास्ता पकड़ना। ठीक भैया, बिरजू ने कहा। उसकी आंख बराबर जोड़े पर गड़ी हुई थी। उसने देखा कि अनुपम और लड़की अब उठ रहे हैं। उसने फोन पर ही रफीक से कहा, दोनों उठ रहे हैं भैया, शायद अब निकलें। अरे साला, ये तो कहते कहते बिरजू कुछ देर विस्मय से भर गया। रफीक ने उसके विस्मय को पकड़ते हुए, क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ नहीं भैया, लड़का निकल रहा है, हम बाद में बात करते हैं, भट्ठे पर मिलते हैं। कहते हुए बिरजू ने मोबाइल काट दिया। दोनों तेजी से निकलकर बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी सोच के उलट अनुपम और लड़की दोनों ऑटो पर सवार हुए। बिरजू को मगर पता था कि ऑटो किधर जाएगी। उसने गाड़ी बसंतपुर के रास्ते पर डाल दी। बसंतपुर पहुंचने से काफी पहले अनुपम ऑटो से उतर गया था। लड़की को यहां से अकेले जाना था। बिरजू जानता था कि लड़का कुछ दूर पीछे ही उतर गया है और अब टेम्पो स्टैंड तक पैदल ही आएगा। इसीलिए उसने टेम्पो स्टैंड से पहले एक आम के पेड़ के नीचे गाड़ी लगाई और नसीम को हट जाने को कहकर इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में अनुपम आता दिखाई दिया। बिरजू से आता देख पीछे मुड़कर पेशाब करने का अभिनय करने लगा। अनुपम जब उसके ठीक सामने से गुजरा तो वो मुड़ा और मुड़ते ही अवाक होने का अभिनय करते हुए कहा, अरे राय साहब इधर कहाँ? अनुपम भी उसे देखकर पसोपेश में पड़ा, मगर फिर फौरन ही कहा, यहीं आए थे रिश्तेदारी में, बस अब जा रहे हैं। शहर की ओर जा रहे हैं ना? चलिए ड्रॉप कर देते हैं, बिरजू ने कहा। अनुपम को भी आगे तक जाने का साधन बिना मांगे ही मिल रहा था, सो उसके लिए भी ना कहने का कोई कारण नहीं था। उसे भी लगा कि यदि उसने ना किया तो दूसरा वहां अब इस धुंधलके में मिलना मुश्किल है। चलिए। अनुपम ने हामी भरी और मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। उसके बैठते ही बिरजू ने नसीम को आवाज दी, नसीम भाई आ जाइए। कहाँ झाड़ी में यूनानी जड़ी ढूंढ रहे हैं? पजामे में सांप घुस गया तो भाई भाई का मिलन हो जाएगा। बिरजू कितना कहते ही नसीम झाड़ियों से बाहर निकल आया। वो आवाज के लहजे से ही समझ गया कि जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। नसीम फौरन आकर मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया और अनुपम से कहा, सलाम वालेकुम नेता भाई, ये गमछा मुंह पर बांध लीजिए। ट्रक वाला बहुत धूल उड़ाता है सब यहाँ। गमछा ना बांधे तो घर तक नैन कजरारे हो जाएंगे। अनुपम ने हंसते हुए अपना ही गमछा
मुंह पर बांध लिया। मोटरसाइकिल जब तक खेतों में नहीं उतर गई तब तक अनुपम जान ही नहीं पाया कि वो अगवा हो चुका था। मोटरसाइकिल ने पहले सड़क छोड़ी, फिर खरंजे और आखिर में कच्ची धूल भरी मिट्टी को भी छोड़ते हुए ईंट भट्ठे से लगे ईंटों से ही सजाकर बनाए गए अस्थाई और अस्थाई कमरे के बाहर रुक गई। नसीम के हाथ पकड़कर अनुपम को उतारा और लगभग खींचते हुए उसे कमरे के भीतर कर दिया। कमरे के भीतर का दृश्य अच्छे भले निर्भीक व्यक्ति को भी डरा देने के लिए काफी था। ईंट भट्ठे से ही आगे लेकर एक चूल्हा भीतर जला हुआ था और कमरे में रफीक एक मेमने के गर्दन पर कसाई वाला छुरा लिए बैठा था। मेमना अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। रफीक ने जब अनुपम को भीतर आते देखा तो छुरा रखकर मेमने को गोद में ले लिया और अनुपम से बोला, आइए मलिकार आइए। अनुपम ने जब रफीक को देखा तो उसे थोड़ी राहत हुई। वो जानता था कि रफीक समझदार है और उससे बात की जा सकती है, वरना तो बिरजू और नसीम के बीच उसकी जान का अब तक लगा था। ये सब क्या है रफीक भाई? मटन खाएंगे मिलकर? मटन खाएंगे मलिकार? रफीक ने फिर से मेमने के गर्दन पर छुरा रखते हुए कहा, नहीं ये तरीका सही नहीं, मगर मिलने कोई ऐसे बुलाता है क्या? अनुपम ने कुर्ते पर से धूल झाड़ते हुए कहा। मिलने? रफीक चौंका और फिर वो बिरजू की तरफ मुखातिब होकर बोला, साले तुम लोग इसको चुटकुला सुनाते हो लाए हो क्या बे? भैया को पता ही नहीं कि ये अगवा हो गया है। अगवा? रफीक को इतना कहते ही अनुपम की आंखों में अनजान भय खिंच गया। रफीक से इतना सुनते ही नसीब ने अनुपम को पीछे से घुटने पर एक लात मारी। उसका पाँव मुड़ गया और वो आगे की तरफ जमीन पर बैठ गया। नसीम ने उसके दोनों हाथ पीछे खींचकर नारियल की रस्सी से इतनी जोर से बांधा कि अनुपम की चीख निकल गई। झटका तो हम खिला नहीं पाएंगे नेताजी। ऐसा है कि एक बार हलाल खा के देखिए, उंगली ना चाट खाएं तो मेमना जिंदा कर देंगे, रफीक ने गंभीर आवाज में ही कहा। भैया दर्द किस में ज्यादा होता है? बिरजू ने अचानक ही पूछ लिया। दर्द तो बेटा सेक्स में ज्यादा होता है, रफीक ने फौरन जवाब दिया। अरे बजरंग बली का नाम लीजिए भैया, हम पूछ रहे हैं झटका में कि हलाल में? बजरंग बिरजू ने कान पकड़ते हुए कहा। पता नहीं भी, लेकिन सुने हैं कि झटका में ही होता है। रफीक चहलकदमी करते हुए अनुपम तक आया और उसकी गर्दन पर छुरा रखते हुए बोला, कैसे भैया, कैसे बताइए जरा? बिरजू ने पूछा, जिसके जवाब में रफीक ने अनुपम के बाल पकड़कर उसे आगे की ओर झुकाते हुए उसकी गर्दन पर छुरा रखकर कहा, देखो यहां से ऐसे मारेंगे तो सिर अलग हो जाएगा एक बार में। यहां से ऐसे मारेंगे तो सिर अलग हो जाएगा एक बार में, लेकिन दिमाग अचानक से जिस्म को कुछ बता नहीं पाएगा, इसलिए दर्द होगा। आदमी नहीं, नहीं मेरा मतलब है जानवर तड़पेगा, ये झटका हुआ। और हलाल में बिरजू को भी अनुपम के ऊपर किया जा रहा नमूना पसंद आ रहा था। उसमें दिक्कत ही कोई नहीं। देखो ऐसे गर्दन पीछे करना है और ये है नस, ये वाली, ये उभर कर आ रही है ना, यही वाली, बस इसको रेत देना है, काम खत्म। खून में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद, कोई दर्द नहीं, आराम से कुर्बानी हो गई, समझे? रफीक ने अनुपम के बाल छोड़ते हुए कहा। ऐसी स्थिति अनुपम को भयभीत करने के लिए बयान की गई थी। अनुपम डर भी गया था, फिर भी ये उसका जज्बा ही था कि वह संयत था। बात रफीक ने ही फिर छेड़ी। मालिक आपको कृष्णानंद मौर्य याद है? हाँ, पिछले चुनाव में ठीक ठाक माहौल था उसका, बाद में पता नहीं क्यों बलिया छोड़ गया, अनुपम ने धीमे से ही कहा। बलिया नहीं, दुनिया छोड़ गया कृष्णानंद, रफीक ने कड़ी और जिस्म को बेच देने वाली आवाज में कहा। कुछ क्षण को पूरे झोपड़े में मुर्दा खामोशी छाई रही है। अगली आवाज फिर रफीक की ही आई। जिला प्रमुख का आदेश था, इसी ईंट भट्ठा में जा ही नहीं रहा था। 3 लोग लगे थे, घिसट रहा था, देह छोड़ दिया था एकदम। हमको भी लगना पड़ा, तब जाके काम हुआ। अब की खैर प्रमुख जी का आदेश तो नहीं है, लेकिन ईटा भट्ठा तो है, रफीक ने कहा। गर्मी और मारे डर के अनुपम के ललाट पर पसीना चुहचुहा आ गया। हमें क्यों उठाया है? अनुपम ने अब सीधा मुद्दे की बात की। बैठने के लिए, रफीक ने मुद्दा ही बयान किया। लेकिन उससे क्या होगा? अनुपम ने अभी इतना कहा कि रफीक के बोलने से पहले बिरजू बोल पड़ा। भैया हम कह रहे हैं इसको कुर्सी सहित भट्ठे में फेंकिए, आहुति दीजिए, गंगा मैया की जय बोलिए। हम फिर कह रहे हैं ये मगर बट परंतु लेकिन वाला सब माँ का भी नहीं होता। निकले वक्त भी मगर बट परंतु लेकिन लगाए रहता है। बिरजू की आंखों में गुस्सा देखकर अनुपम ने फौरन कहा, मेरा मतलब है कि हम शीत प्रत्याशी हो जाते हैं, प्रचार वरचार नहीं करेंगे, एक तरह से बैठना ही हुआ, वैसे ही हार जाएंगे।
नहीं, आप उठेंगे तो चाहे समर्थन दें या ना दें, वोट बटेगा, इसलिए बैठ जाइए, रफीक ने कहा। रफीक के ऐसा कहने पर अनुपम कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, मगर उसे जवाब तो देना ही था, और जवाब भी रफीक के मन मुताबिक ही देना था। इसलिए उसने कहा, ठीक है, 50,000 से ऊपर खर्च हो गया है, उसका कुछ करवा दीजिए, मिल जाएगा। उम्मीदवारी मत भरिए और संजय नेता को जरा अपने गांव दया छपरा घुमा दीजिए, आप साथ रहेंगे तो नेता को संबल रहेगा। रफीक ने पीछे से उसका हाथ खोलते हुए कहा, और झुन्नू भैया? अनुपम ने पूछा। आप नहीं होंगे तो झुन्नू भैया संजय नेता को समर्थन दे ही देंगे। रफीक ने कहा, ठीक है, मगर अगले चुनाव में आपको हमारा समर्थन करना होगा। अनुपम ने हाथ झटकते हुए कहा, वादा रहा, मटन बने, खाएंगे? रफीक ने पूछा, नहीं, घर निकलेंगे, 11 बजने को है। अनुपम ने घड़ी देखते हुए कहा, जैसी इच्छा। बिरजू, नेताजी को ढाला तक छोड़ दो, बेरिया वाली बस पकड़ लेंगे। रफीक ने कहा, लेकिन अभी कहाँ मिलेगी बस, आखिरी बस तो 9 बजे ही है। अनुपम की इस बात पर रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 घंटे से सवारी लिए आपके इंतजार में खड़ी है बस, आप पहुंचेंगे तभी चक्का हिलेगा। चलते हैं रफीक भैया, कहकर अनुपम रफीक के गले मिला। खुदा हाफिज, और सुनिए, गले मिले हैं धोखा न दीजिएगा, न तो भट्ठे में आग हमेशा रहती है। कहते हुए रफीक चुप हो गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। बिरजू और नसीम अनुपम को लेकर ओझल होते हुए गए। सुदूर शहर की इसी रात में चौक की लैंप पोस्ट के नीचे बैठे डॉक्टर साहब ने अपने साथ सिमट के बैठे कुत्तों को सुनाया। गुलाम कादिर खान जवां मर्द था। लाल किले की शहजादियां ही नहीं, बेगमें और बंदियां भी उस पर फिदा थी। बादशाह शाह आलम को शहजादियों के खराब हो जाने का डर सताने लगा। उसने गुलाब कादिर का बधिया करा दिया। ख्वाजा सार गुलाम कादिर खान बादशाह ने बार बार उसे अपमानित करने की गलती की। गुलाम कादिर खान बदले की आग मन में सुलगाए मौका तलाशता रहा। डॉग साहब हथेलियां मलते रहे, साथ बैठे कुत्ते कूं कूं करते रहे। तेरी बेरुखी और तेरी मेहरबानी, यही मौत है और यही जिंदगानी। प्यार का बुखार रफीक पर इस कदर तारी था कि दिन रात जब भी मौका मिले उसका जान पुराण शुरू हो जाता था। आज भी संजय और रफीक कॉलेज में ही थे कि तभी उजमा का फोन आया। संजय रफीक के चेहरे के भाव से ही समझ गया कि फोन उजमा का ही है। दोनों हालांकि कॉलेज लाइब्रेरी में किताबों की बाबत पूछने आए थे, जिसके लिए उन्होंने प्रधानाचार्य से लिखित प्रार्थना की थी। मगर रफीक का फोन एक बार चालू हुआ तो संजय जानता था कि इस स्थिति में फोन के साथ लाइब्रेरी नहीं जा सकते। सो दोनों ही मैदान में घास पर बैठ गए। रफीक बातों में मशगूल। रफीक को बात करते संजय सुनता रहा। बातें क्या थी, रफीक बस हाँ में हाँ मिला रहा था। हाँ जान, सही जान, नहीं जान, वही, बिल्कुल वही जान, ठीक, वही ठीक कही जान। आज बात नहीं करोगी? क्यों नहीं करोगी? संजय पहले तो ध्यान लगाए सुनता और मौज लेता रहा, मगर जब जान का पहाड़ा 19 के पहाड़े की तरह असहनीय हो गया तो उसने ठोका, मियाँ, जान का सैकड़ा लग चुका है, 108 बढ़िया नंबर है, वहीं खत्म करके जल चढ़ा दो। ओ नहीं जान, वो नेता किसी और से बोल रहा है। हाँ 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 जान, कॉलेज में ही है। रफीक ने बात संभालने की कोशिश की। अरे सुनो तो, जान जान जान। रफीक कोशिश करता रहा। फोन मगर दूसरी तरफ से कट गया। रफीक ने मन महसूस कर कहा, तुमको क्या मिल गया नेता प्रेमी युगल के बीच ढेला फेंक के? तब से जान जान करके जान ली हो साले, नया नया प्यार है नेता, तुम नहीं समझोगे। रफीक ने मोबाइल पॉकेट में रखते हुए कहा, हाँ, नई नई बहुरिया करेला में भी तड़का लगा देती है। क्या बतियाते हो बे इतनी देर? देखो नेता, बतियाने का तो ऐसा है कि फ्यूचर प्लान होता है, उनके दिमाग में सब फिक्स होता है। पर्दा कैसा लगेगा, चादर कैसा, गद्दा कैसा। तुम साले बाप के बगल में सो जाते हो, किंग साइज बेड के बारे में जानते हो कुछ? उधर से उल्टो तो उधर, उधर से उल्टो तो इधर। ये भी उन्हीं से पता लगेगा। नीला रंग भी 19 तरह का होता है। तात जन्म में भी ज्ञान था तुमको। वही बताएंगी कि आपकी शेरवानी प्रिसियान ब्लू कलर की होगी। अब बताते फिरो बद्रीलाल छेदीलाल एंड सन्स वाले बुढ़ऊ को कि चाचा, निकाल दो प्रिसियन ब्लू। मैट्रेस भी 8 तरह का होता है, तुमको पता है? साइड सोने के लिए अलग, फ्रंट के लिए अलग, बैक के लिए अलग, हवा वाला अलग, पानी वाला अलग, दिलजानी वाला अलग। फॉर्म मैट्रेस से कमर में दर्द होता है, ये तुमको कल ऑन वाला नहीं बताएगा, यही बताएंगी। तुमको कोहड़ा पता है, चटाई पर सोने वाले आदमी? रफीक का कहना जारी रहा। कहती है, शराब जिस दिन पीकर आए उस दिन मेरा मरा मुंह देखेंगे।
बेचारी को यही नहीं मालूम कि जिस दिन नहीं पिए उस दिन मेरा मरा मुंह देख लेगी। कहते हुए रफीक को हंसी की रेल लग गई। अबे अंत करो अब, संजय ने हंसते हुए कहा। अंत अभी तो प्रारंभ नहीं हुआ है नेता, अभी तो घर वालों तक बात ही नहीं आई। अब्बू लीफ वाली चाय ही पीते हैं, अदरक तो बिल्कुल नहीं। पता है तुमको? बताओ। शकरकंडे का इतना भाव, बाहर मिले तो लीद और लीफ में अंतर ना कर पाए। संजय ने उजमा के पिता की बावत कहा। भीतर की बात हो रही है बे, ये सब शादी के बाद का प्लान है, रफीक ने कहा। शादी के बाद तक का प्लान फोन पर कर लेते हो साले, और फोन करने वाला काम कब करते हो? संजय ने चूहल करते हुए पूछा। मारो नेता, उस पर आओ तो कुरान पाक का हवाला दे दिया जाता है, सब हराम हो जाता है। और तो और मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब का तो दो चार नसीहती बयान का वीडियो फॉरवर्ड हो जाता है। एक बार कही कि गले लगाने का मन है, तो नसीहत आया कि आप मन में मुझे महबूब कहें। महबूब कहते वक्त आपके होंठ 3 दफा एक दूसरे से मिलेंगे। गले भी तो 3 दफा ही मिलते हैं। बताओ अब कैसे समझाएं कि हमको प्यार करना है, ईद नहीं मनाना है। रफीक ने सिर पकड़ते हुए कहा, निकाह पढ़वा लो मियाँ। जब इतना झेल ही रहे हो तो कायदे से झेलो, संजय ने हंसते हुए कहा। बस तुमको इलेक्शन जितवा लें, फिर निकाह भी पढ़वा लेंगे नेता। वही तो मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल क्यों? रफीक ने फौरन ही पूछा, जिसके जवाब में संजय थोड़ी देर रुका और फिर सोचते हुए बोला, जानते हो छात्र नेता के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? संजय ने पान की पत्ती का कोना दांत से काटा। आंख में विक्स लगा के रोते हुए वोट मांगना, जैसे लगे कि चाचा मर गए। रफीक ने बेतकल्लुफी से कहा, नहीं मियाँ, सबसे मुश्किल काम है लड़कियों के सामने हाथ जोड़ना। क्या पता इसी में से किसी के साथ दिल जुड़ जाए। संजय ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, पान की कसेली शायद दांतों के बीच कहीं फंस गई थी। पैसा जोड़ लो पहले। पंफलेट छपवाने का पैसा है नहीं, अध्यक्ष ही लड़ेंगे। बाप के नाम साग पात, पूत के नाम परोड़ा। रफीक ने ताना दिया। संजय भी इसका जवाब देता उससे पहले ही बिरजू पीछे से आ गया और पहली ही बात सुनकर बोला, भैया पंफलेट से याद आया, एक अजीब बात हो रही है। शहर भर में लगाए पैम्फलेट कोई फाड़ दे रहा है। अजीब क्या है इसमें? अनुपम राय के लखेरे होंगे, ध्यान रखो। दिखे तो बताओ, लकलका सुंघा देते हैं, रफीक ने कहा। यही तो अजीब बात है भैया कि अनुपम राय का भी बैनर पोस्टर फट रहा है। मतलब फाड़ने वाला कोई अंतर नहीं कर रहा है, फिर प्रिंटिंग प्रेस वाले होंगे साले, उन्हीं को फायदा होगा दोनों ओर का पोस्टर फाड़ के। रात में गश्ती मारो बिरजू, नहीं तो साला दिवाला निकल जाएगा। दिवाला बाद में उधर देखो, दिवाली निकल गई तुम्हारी, संजय ने इतिहास की क्लास की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतिहास की क्लास के बाहर उजमा अपनी सहेलियों से मुखातिब थी। अरे आज कैसे? आज तो क्लास नहीं था इसका, रफीक ने अचरज से कहा। खूब बढ़िया मियाँ, मतलब अब बहू बेगम का टाइम टेबल भी याद है। ऐसे तो जीत लिए हम अध्यक्ष जी, संजय ने रफीक की खिंचाई करते हुए कहा। भाग साले, अब तो इसलिए याद है कि ये टाइम टेबल हम ही बनाए थे, इतिहास वाले माट साहब से कह के बहू बेगम के लिए टाइम टेबल चेंज कराए। हाँ बे, वो उसको हर बुधवार जरी का काम सीखने जलालपुर जाना होता है ना, इसलिए, रफीक ने जरा शर्माते हुए ही कहा। बहुत बढ़िया मियाँ राम, इतना ही बना के रखे हो तो हमारे लिए भी कह दो ना, वीसी साहब से सीधे अध्यक्ष बनवा दो। इलेक्शन का टंटा खत्म कर दो यार। अबे आओ नेता, आज तुमको इतिहास का वोट दिलवाते हैं, चलो, रफीक ने नुजमा को देखते हुए कहा, जो अब तक रफीक को देख चुकी थी। नहीं मियाँ, तुम ही सीखो कशीदाकारी। हम और बिरजू आते हैं जरा लाइब्रेरी की ओर से, देखे जरा पढ़ाकों की हवा किस ओर है। कहकर संजय और बिरजू लाइब्रेरी की ओर बढ़ गए। रफीक उजमा की ओर बढ़ा। रफीक को आता देख कुछ लड़कियां तो इधर उधर हो गई। उजमा मगर अपनी दो एक दोस्तों के साथ दिखावे की बातें करते हुए वहीं खड़ी रही। तस्लीम, रफीक ने पास पहुंचकर धीमे से कहा। उजमा ने जाहिर तौर पर इसका कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी परेशानी भी नजर आई। रफीक बात को भांप तो गया मगर फिर भी उसने बात की। आपकी किताब लाइब्रेरी में आ गई है, शुक्रिया। कहते हुए उजमा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो फिलहाल उससे कटना चाह रही हो। किताबें तो दिला देते हैं, कभी क्वेश्चन पेपर भी दिला दीजिए। बुरके के अंदर से ही किसी सहेली की आवाज आई, जिस पर बाकी की सहेलियां खिलखिला उठी। रफीक भी बस मुस्कुरा दिया। उसे उजमा का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था।
आज भी उसने कहा कि वो अब नहीं करेगी। कटी-कटी सी भी लगी। उसने फिर भी उजमा से कहा, "आप कहें तो किताबें निकलवा दूँ?" "जी नहीं शुक्रिया, मैं निकलवा लूँगी। आपको तकलीफ होगी।" इसमें तकलीफ की क्या बात है? हालाँकि ये कहते हुए रफ़ीक को तकलीफ हुई क्योंकि वो उजमा से इस तरह के तकल्लुफ़ का अभ्यस्त नहीं था। "शुक्रिया आपका, मगर मैं थोड़ी देर में लाइब्रेरी ही जाऊँगी। इश्यू करा लूँगी।" उजमा ने यूँ कहा जैसे वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो। "बेहतर।" कहकर रफ़ीक मुड़ गया। उसे उजमा के इस व्यवहार से हैरत भी हुआ, गुस्सा भी आया और इतनी लड़कियों के सामने अपने अपमानित होने का एहसास भी हुआ। उसे लगा कि अपने दोस्तों के सामने उजमा शायद खुलना नहीं चाह रही हो, मगर फिर भी उसे ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि अच्छा हुआ कि संजय और बिरजू नहीं आए, वरना उसकी स्थिति पर दोनों फिर खूब हँसते। वो बुझे मन से पीछे की ओर मुड़ा ही था कि बिरजू बदहवास भागता हुआ दिखाई पड़ा। "क्या हुआ, काहे फौजी हुए हो?" रफ़ीक ने उसे देखते हुए कहा पूछा। "भैया, 2-3 लड़के लाइब्रेरी के बाहर पोस्टर फाड़ रहे हैं।" बिरजू ने हाँफते-हाँफते ही सारी बात कही। रफ़ीक जो वैसे ही बिफरा हुआ था और उबल पड़ा, उसने कुर्ते की बाहें चढ़ाई और तेज कदमों से लाइब्रेरी की ओर चला। लाइब्रेरी गेट पर ही उसने एक लड़के को फटा पोस्टर हाथ में लिए और संजय से बात करते देखा। अब लगभग दौड़ते हुए ही वो लड़के तक पहुंचा और बिना बोले ही उसे गर्दन से दबोचकर दीवार के सहारे लगा दिया। "पोस्टर काहे फाड़ा रे साला?" रफ़ीक ने लड़के के गाल इस तरह दबाए कि लड़के के होंठ बाहर की ओर निकल आए। संजय ने बीच में ही पड़ते हुए कहा, "मियाँ, बात तो सुनो।" संजय ने लड़के को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, "बात का आदमी ही नहीं है ये, लात से सुनेगा। देखने रहे हो? मूंछ नहीं आया और तौ देखो इसका।" कहते हुए रफ़ीक ने लड़के को एक चांट रसीद दिया। "अरे मियाँ, डॉक्टर साहब।" संजय की बात रफ़ीक ने फिर आधे में ही काट दी और तैश में कहा, "डाक डाकिन जिन जिन्नात सब निकालेंगे नेता, देखो ना, अभी फौरन अल्लाह अल्लाह बोलेगा। नाम क्या है रे साला?" रफ़ीक ने अब गाल छोड़कर गिरेबान पर मुट्ठी कसते हुए कहा, "मियाँ सुनो भाई, भौजाई का।" संजय को फिर रफ़ीक ने अधूरे में काटा। "नेता, ऐसे लड़माकड़ों के लिए इसका कसम-वसम मत देना। बात बता दे रहे हैं, हम मान नहीं पाएँगे।" कहते हुए रफ़ीक ने फिर लड़के से कहा, "नाम भूल गया क्या रे?" "इसरार हसन।" "इसरार हसन? इसरार हसन और बाप का नाम?" लड़के ने कुछ नहीं कहा। संजय भी कुछ देखकर सिर पकड़कर चुप बैठ गया। 2 क्षण की ही चुप्पी रही होगी कि पीछे से आवाज़ आई, "डॉक्टर मुस्तकीन हसन।" अब की बार आवाज़ लड़के की नहीं बल्कि पीछे से आई। ये जनाना आवाज़ थी और इस आवाज़ को रफ़ीक खूब पहचानता था। ये उजमा की आवाज़ थी। लड़का और कोई नहीं बल्कि उजमा का छोटा भाई था। रफ़ीक को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। उसके नाक और कान शीतलहरी की हवा की तरह सुन्न हो गए। वो धीमे से गिरेबान छोड़कर लड़के को कॉलर ठीक करने करने लगा। झेपता हुआ ही सही, वो भी कुछ बोल पाता तब तक उजमा उसे अंगार आंखों से घूरती रही। अपने भाई का हाथ पकड़कर सामने से ही चली गई। जाते हुए रफ़ीक बस उसके मुंह से एक ही शब्द सुन पाया, जलील इंसान। और यही शब्द सुनकर उसके जाते ही संजय सामने पड़ी बेंच पर हंसते-हंसते दोहरा हो गया। "इसका भाई था क्या नेता?" रफ़ीक ने बुझी आवाज़ में पूछा। "हाँ, दर्जा 12 का विद्यार्थी। ज्ञान पाठिका स्कूल। शहर की सफाई का प्रोजेक्ट मिला था। वही कर रहा था।" संजय ने हंसते-हंसते ही कहा। "तभी आज कटी-कटी सी थी। भाई था ना कॉलेज में, कैसे बात करती?" रफ़ीक ने सोचकर खुद को तसल्ली दी और फिर अचानक संजय पर झुँझलाया हुआ कहा, "तो भोंसड़ी को बता नहीं सकते थे उसका भाई है? और क्या कर रहे थे? बता ही तो रहे थे। कहे कि डॉक्टर साहब का बेटा है, तो तुम डाक डाकिन जिन जिन्नात झाड़ने लगे। कहे कि भौजाई का भाई है तो तुम कसम तोड़ने लगे। तुम भोंसड़ी के डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे थे, फौजी फौजी बोल रहे थे। साला साला नहीं बोल सकते थे?" कहते हुए रफ़ीक भी बेंच पर ही ठसक कर बैठ गया। रफ़ीक की ये बात सुनकर साथ खड़े बिरजू को भी हँसी आ गई, जिसे देखकर रफ़ीक का पारा और चढ़ गया। "ते का हँसत बाड़े रे, यही साले की गलती है। ऐसे हाँफते है जैसे इसके पीछे चोटी वाली पड़ी हो और आज खून पी जाएगी इसका। भाग साले, जाके एक बोतल पानी ले आ।" रफ़ीक के गुस्से में अब हँसी मिल गई थी। दोनों तब तक बेबात हँसते रहे जब तक लाइब्रेरियन ने आकर शांत रहने की ताकीद न कर दी। लाइब्रेरी जाने का तो कोई कारण था नहीं, सो दोनों बाहर की ओर बढ़ चले। रास्ते में ही उन्हें डॉक्टर साहब बैठे हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही रफ़ीक ने कोफ्त से बुरा सा चेहरा बनाया। हालाँकि संजय उन्हें देखकर रुका और फिर पूछ लिया, "डॉक्टर साहब, सब खैरियत?" "ठीक की है," डॉक्टर साहब ने कहा।
और आपके बादशाह? रफीक ने छेड़ने के अंदाज में कहा, जिसके बदले संजय ने रफीक की कलाई दबाकर चुप रहने को कहा। लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। डॉक्टर साहब शुरू हो चुके थे। वो एकदम रफीक को देखते हुए बोले, बादशाह की क्या पूछते हो? रंगरलियों में डूबे हैं। एक आंख का सुरा और दूसरे का सुंदरी की पट्टी बंधी है। गुलाम कादिर भी फरार है। वो उसकी ताकत से वाकिफ ही नहीं है। शैतान का साथ है उसे। आ गया तो कयामत ही आएगी उस रोज। डॉक्टर साहब अभी और कुछ बताते मगर तब तक रफीक संजय को खींच ले गया। चल भाई, नहीं तो ये लड़वक पागल कर देगा। राखी भाई बहन का त्योहार। आम धारणा यही है कि इस दिन बहन भाई को राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगती है और भाई बहन की सुरक्षा का वचन देता है। सुरक्षा, बहन की सुरक्षा यानी इज्जत की सुरक्षा। रूढ़ियों और रीतियों ने स्त्री को इज्जत और गैरत का समानार्थी बना दिया। औरत यानी नाक और नाक यानी इज्जत। रूढ़ियों और रीतियों के जाल में ना बहकर राखी पर ही रहे तो पाएंगे कि यह धर्म जात से ऊपर उठकर भावनाओं का, मानवता का पर्व है। सुजोती ने जो हर साल संजय और रफीक दोनों को एक साथ राखी बांधना शुरू किया था, दीन, धर्म, मजहब, ईमान, भगवान कभी आड़े नहीं आए। आड़े आई तो हर साल ज्योति की मांग, टॉफी, चॉकलेट, गुड़िया मांग के साथ साथ वो बड़ी होती रही। उसकी कोई मांग संजय पूरी नहीं भी करे तो रफीक पूरी कर ही देता था, क्योंकि वो रफीक से ही खुलकर बात भी कर पाती थी। आज राखी के दिन रफीक नहीं पहुंचा था। इस बार संजय सुबह ही राखी बंधवा चुका था। ज्योति का बिना कुछ खाए बुरा हाल था। वो रफीक के इंतजार में बैठी थी। जब रफीक लगभग 2 घंटे से 5 मिनट का बहाना मारता रहा तो ज्योति का पारा चढ़ने लगा। उसकी हालत समझकर संजय ही रफीक को लेने निकल पड़ा। घर पहुंचने पर पता चला कि वो तो सुबह से गढ़ा पीर के मजार पर गया हुआ है। संजय को गुस्सा आया क्योंकि वो बार बार घर से निकलने की बात कर रहा था। उसने गाड़ी गढ़ा के पीर की मजार पर घुमा दी। लगभग आधे घंटे बाद जब वो मजार पर पहुंचा, देखा कि रफीक साथ लगे नल में हाथ मुंह धो रहा है। 5 मिनट नहीं हुआ अभी तुम्हारा? संजय ने गाड़ी स्टैंड पर लगाते हुए कहा, अरे नेता क्या बताए, निकले ही थे कि फोन आ गया। गढ़ा पीर के मौलवी साहब नाक से खून फेंक दिए, आंख उलट दिए, दौड़े भागे आए। तब तक फोन बंद, तुमको बता भी नहीं सके। चलो चलो जल्दी चलो, छुटकी बेचारी बिना खाए बैठी होगी। रफीक ने संजय को खींचते हुए कहा, रुको जरा बाबा से हाल पुरसी कर ले। संजय ने मजार की ओर जाते हुए कहा, अरे उधर कहाँ जा रहे हो? रफीक ने संजय को रोकने की कोशिश की। क्यों, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कि तुम्हारा? अबे नहीं बे, सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा झूठ खुल जाएगा? बाबा साहब एकदम दुरुस्त हैं। हम देख लिए पालथी मारे बैठे हैं। यार नेता क्या बताएं, कल से मेला लगेगा। साफ सफाई ठीक से हुई नहीं थी, इसीलिए अबे तो कह देते छुटकी को लेकर यहीं आ जाते। नहीं भाई, बहन क्यों आएगी, हम जाएंगे। चलो 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 जल्दी बैठो। रफीक ने संजय से गाड़ी की चाबी लेकर स्टार्ट करते हुए कहा, बहुत नाराज है क्या? रफीक ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। सिर पे चाय बना सकते हो? संजय ने हंसते हुए कहा। बाप रे बाप, ऐसा करते हैं नेता, कुछ गुड्डा गुड़िया खरीद लेते हैं। रफीक ने कहा, फालतू पैसा ना बर्बाद करो, तुम्हें ही साले मन बढ़ाए हो उसका। और गुड्डा गुड़िया से खेलने की उम्र है उसकी? 2 साल में ग्रेजुएट होगी। फिर भी भाई कुछ तो। रफीक ने भी आधा ही कहा था कि संजय को हंसी आ गई। उसे मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठे हुए ही ठहाका लग गया। क्या हो नेता, कोई हवा में गुदगुदा गई क्या? रफीक ने गाड़ी चलते हुए पूछा। कुछ सोच के हंसी आ गई। संजय ने हंसते हुए ही कहा, हमको भी हंसाओ। रफीक ने गुदगुदी करते हुए कहा, नहीं तुम दिल पे ले लोगे। दिल तो है ही नहीं, वो तो मुस्तकीम हसन की बेटी अपने रुमाल में टांक ली है। तुम बात बताओ। सोच रहे थे मियाँ कि हमारे यहाँ तो बाबूजी को लगा होगा कि ज्यादा बच्चा होगा तो खेत बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए एक के बाद स्टॉप वॉच लग गया। तुम्हारे यहाँ तो ये सब कुरीति नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह देता है बंदा लेता है वाला सिस्टम है। हंसी हंसी में हसनपुर बस जाता है। फिर तुम्हारे यहाँ भाई बहन क्यों नहीं आए बे? अकेले टरवाते जवान हो गए? संजय ने बहुत गंभीर होकर बात करने की कोशिश की थी, मगर उसे हंसी ही आ गई। ओ मजा ले रहे हो, रफीक ने मजाक समझते हुए कहा और कहना जारी रखा, सुनो नेता, जस गति तोरी तस गति मोरी। अंतर कुछ नहीं था, सरकार का फैलाया हुआ प्रपंच था। उधर वकील साहब जद में आ गए, इधर हमारे अब्बू। सो तुम खेत बचाने में खप गए और हम देश बचाने में। तुम्हारे बाऊ जनता पार्टी से प्रभावित हो गए और हमारे अब्बू कांग्रेस से। सो हुआ यह कि खेत गई चकबंदी में और मर्द गया नसबंदी में, समझे?
रफीक ने बात पूरी की जिसपे संजय को हंसी की रेल लग गई। उसके हंसने से गाड़ी अनियंत्रित भी हुई मगर तब तक घर आ चुका था। गाड़ी घर में पहुंचते ही रफीक ने फौरन गाड़ी लगाई और भागकर आगे वाले कमरे में पहुंचा। ज्योति आगे वाले कमरे में खड़ी ही थी। रफीक जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया। संजय सीढ़ियों से चढ़कर सीधा ऊपर चला गया। ज्योति का चेहरा भूख और गुस्से से लाल हो गया था। उसने फिर भी अपने गुस्से को काबू किया और रफीक को घूरते ही रही। रफीक ने ही डरकर कहा, क्या बताएं तुमको, सब नेता की गलती है। राखी के दिन बहन भाई संबंध पर इनको कॉलेज में भाषण देना है। टेंटदारी लगा रहे थे, उसी में थोड़ा सा लेट। रफीक ने बहाना किया, हाथ आगे बढ़ाइए, समय नहीं है मेरे पास। ज्योति गुस्से में बड़बड़ाई, अरे बैठो तो सही, खड़े खड़े बांधेगी राखी। रफीक ने उसे देखते हुए कहा, 7 जगह जाना है हमको, तब जाके मोबाइल आएगा मेरा। 201 रुपया दिए हैं। ज्योति ने 3 अलग अलग बातें 3 दफा रुकते और सुबकते हुए कही। कौन दिया है 201 रुपया? हुआ क्या, हमसे बता। रफीक ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या बताएं, पिछले साल से संजय भैया से कह रहे हैं कि राखी में एक मोबाइल दीजिएगा। हूँ हाँ किए और आज कह रहे हैं का करे मोबाइल। गांव से इतनी दूरी इनको राखी बांधने आते, 201 रुपया दिए हैं, ये भी रख लेते। गुस्से में ही ज्योति ने रफीक की दाहिनी कलाई पर राखी बांधते हुए कहा, एक बात बता, का करबे मोबाइल? रफीक ने भी ज्योति को चिढ़ाते हुए वही बात पूछी। टॉर्च जरा के हाथ से कब? ज्योति ने गुस्से से कहा, अच्छा गुस्साओ नहीं, राखी के दिन बहन गुस्सा जाए तो भाई को अच्छी बेगम नहीं मिलती। तू बस वही चिंता में ढह जा। ज्योति ने राखी की दोहरी गांठ बांधते हुए कहा, अच्छा सुन, तेरे क्लास की दोशीजा का क्या हाल है? रफीक ने राखी देखते हुए बात घुमा दी, किसका जीजा? हमारे क्लास में किसी का जीजा नहीं है। ज्योति ने अब दिया रफीक के चारों ओर घुमाया। अरे पागल, दोशीजा मतलब लड़की, बुड़के नकाब हिजाब वाली, तो तेरे क्लास में बस एक ही है। रफीक ने राखी की गांठ फैलाकर ढीली करते हुए कहा, मारपीट तो कर चुके, पीट दिया उसके भाई को, अब और आपको क्या करना है? ज्योति हाथ बांधकर तनकर खड़ी हो गई, और वोट मांगना और क्या करना है? नेता को कौन सा कुरान शरीफ याद है, हम ही ना करेंगे। रफीक सीधे विश्राम की मुद्रा में आते हुए बोला, वोट मांगनी है कि माफी? ज्योति ने भौहें टेढ़ी करते हुए प्रश्न किया, जानती तो हो सब तू, फिर भी? रफीक ने धीमे से कहा, बात का जवाब दीजिए, वोट मांगना है कि माफी? ज्योति ने धीमे से पूछा, माफी। रफीक ने धीमे से कहा, और हमको क्या मिलेगा? जान मांग ले। जान उन्हीं को दीजिए जिनको चाहिए, हमें मोबाइल दे दीजिए। ज्योति ने अपने काम की बात की, ठीक। और सुनिए, संजय भैया से ना कहिएगा, ना मोबाइल और ना मुलाकात। ज्योति ने हिदायत दी, ठीक। परसों 12 बजे दिन में रवीना स्टूडियो चले जाइएगा। तू भी रहेगी? रफीक ने पूछा। क्यों, आपको डर लगता है अकेले? ज्योति ने हंसते हुए कहा, नहीं रे पगली, बस ऐसे ही। मेरी क्लास से मोहतरमा अकेले जाएंगी। ठीक है, बोलिएगा नहीं? ज्योति ने कहा, नहीं भूलेंगे। रफीक ने खुद को ही भरोसा दिया। क्या? ज्योति ने दोबारा पूछा। 12 बजे रवीना स्टूडियो। रफीक ने जगह बताई। देखिए भूल गए? ज्योति ने माथा पीटते हुए कहा, क्या मोबाइल? धत पगली, आज ही नाज इलेक्ट्रॉनिक्स जाके जो ठीक लगे उठा ले। 8,000 से ज्यादा का नहीं, लेकिन कह देना रफीक भैया का है। ये सब गुंडई आप ही कीजिए, हमसे नहीं होगा। पैसा दीजिए सीधा मन से। ज्योति ने हाथ आगे किया। अरे तुझे मोबाइल चाहिए ना, अच्छा जाके पसंद कर ले, हम एडवांस पेमेंट किए हैं उसको, वो पैसा मांगेगा ही नहीं, ठीक? रफीक ने उसके आगे बढ़े हाथ पर 500 के नोट रख दिए। ठीक, और ये मिठाई कौन खाएगा? ज्योति ने हाथ में मिठाई लिए हुए कहा, तू खा ले, आप नहीं खाएंगे ना? मौलवी साहब कहे हैं कि काफिर मिठाई खिला के दीनों ईमान लूट लेते हैं। नेता तो पक्का इसमें बबूत मिलवाया होगा, बहुत दिन से ताक में है। रफीक ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा, आप और आपके मौलवी साहब। ज्योति ने मुंह बिचकाया और मिठाई का एक टुकड़ा रफीक के मुंह में डालकर बाकी खुद खाकर ऊपर कमरे की ओर चली गई। रफीक ने बाहर निकलकर संजय को फोन लगाया, नेता जल्दी उतरो, कॉलेज चलना है। राखी पर भाषण नहीं दोगे? तुम्हारा ही विषय है, वैलेंटाइन डे पर तो दुकान फुकवाते हो। और जाने क्या क्या कहते हुए रफीक ने फोन काट दिया और खुद में ही बुदबुदाया। रवीना स्टूडियो 12 बजे। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ
कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है। और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।